अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये हैं इमरान हसन और ये हैं अमना हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज फिर एक नए दिन का आगाज करने जा रहे हैं और शहर तो खाली हो गए। शहर तो ऐसा लगता है कि सड़कें बिल्कुल खाली हैं, लोग अपने घरों को जा चुके हैं। यानी कि आप लोग अब बहुत सारे लोग, हमें ऐसा भी लगता है कि शहरों में नहीं भी देख रहे होंगे चूंकि वो अपने घरों को जा चुके हैं। बताऊं, मुझे लगता है लाहौर में बहुत सारे लोग जो हैं वो आउटसाइडर्स हैं, गाँव वगैरह से हैं। तो भी तो लाहौर जब भी ईद की छुट्टियां आती है, कोई भी त्यौहार आता है, लाहौर की रोड जैसे खाली होती है। ये रोज के मनाजिर तो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मैं वही शुक्र अदा ये कर रहा था कि एक शहर खाली हो गए, थोड़ा ट्रैफिक कम हुआ, ऊपर से बारिश हो गई। तो आज मतलब लाहौर शहर तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बड़ा ही नीट एंड क्लीन लग रहा था। आई बिलीव कि कराची के अंदर भी और दीगर जगहों पे भी जहाँ पे बारिश हुई है, मौसम सिर्फ मौसमी सूरत हाल अच्छी नहीं है, लोगों के दिल और मिजाज की सूरत हाल भी अच्छी है। मौसम का मेरे ख्याल से दिल और मिजाज पे बहुत गहरा असर पड़ता है, और जब मौसम अच्छा होता है आपका मूड भी फ्रेश रहता है। और चूंकि ईद की छुट्टियां आ रही हैं और चूंकि आज हज भी है, उस हवाले से आज हज भी है। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले वैसे नमाज ईद अदा की गई मक्का के अंदर, और हमने बराह रास्त देखा भी, हमारे चैनल्स ने दिखाया। और ये कुछ आपको हज के मनाजिर भी दिखा रहे हैं, मुख्तलिफ मनासिक के हज। कल हमने आपको बताया था जो रुकन आज़म है उसकी अदायगी कल हुई थी, और आज बाकायदा तौर पर नमाज ईद अदा की गई है, कुर्बानी होगी और का एहतमाम होगा। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। मक्का मुकरमा में नमाज ईद की अदायगी के रूप परवर मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गई हैं, और हुजाज कराम ने रात भर मुज़दलिफ़ा में क़याम किया। इस क़याम के दौरान ही हुजाज ने शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए पत्थर भी जमा किए। हुजाज कुर्बानी के लिए आज कुर्बानी करने के बाद एहराम खोल देंगे, और ये हज का जो फरीज़ा है वो तकमील की जानिब इस वक्त रमा दवा है। हमारी दुआ है कि इसके सदक़े तमाम जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, बीमारियाँ हैं, उनसे अल्लाह कायनात को और दुनिया को पाक कर दे। आमीन। बिल्कुल ऐसे जी शो में हम मजीद भी आप बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, और हज के हवाले से इन डिटेल्स बात, एग्जैक्टली इन डिटेल भी बात होगी, और बारिशों के हवाले से भी इन डिटेल बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। इमरान खान समेत दुनिया की 50,000 अहम शख्सियात और सहाफियों की जासूसी किए जाने का इंकशाफ। जासूसी इस्राएली कंपनी के सॉफ्टवेयर से की गई। वॉशिंगटन पोस्ट की तहलका खेज रिपोर्ट। अफगान सफीर की बेटी का ड्रामा बेनकाब, अगवा और तशद्दुद की कहानी झूठी निकली। तहकीकात से सारा कच्चा चट्ठा सामने आ गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चीनी सफीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दासू बस वाक़े पर चीनी हुकूमत से इजहार ताज़ियत किया। शहर कायद में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, हॉस्पिटल्स में जगह खत्म हो गई। मस्बत केसेस की शरह 23% तक पहुंच गई। ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताउद जारी। हीलियम गैस का हमारी माशियात से क्या ताल्लुक है, जानिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना नियाजी बताएंगी लाचार और माजूर अफराद के लिए उम्मीद की किरण, होप फाउंडेशन के बारे में। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। इस T20 मैच पे एक बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए। इस बैक कौन सा? सैड कौन सा? बिलाल सईद वाला। अच्छा, वैसे अच्छा मैच होने जा रहा है, मुझे लग रहा है आज अच्छा मैच होगा, और ये भी मुझे लग रहा है कि हम आज जीत जाएंगे। खैर चलिए जी, देखी जाएगी, बड़ी खबर बताते हैं। एक ऐसी बड़ी खबर जिसे मैं कहूं कि इस साल की सबसे बड़ी खबर है तो गलत नहीं होगा अब तक, जो इंटरनेशनल अरीना के ऊपर सामने आई है। भारतीय शर्मगेजियों की बात तो अब करते ही रहते हैं। हमें मालूम है कि पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार एक के बाद एक साजिश बेनकाब उसकी होती रहती है, साजिश करती रहती है, और भारत का जो मकरूह चेहरा है वो भी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर के हवाले से कल हमने इस साजिश का एतराफ़ आपके सामने रखा था कि मोदी सरकार की कोशिशों के बायस पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। दूसरी जानिब जो बहुत बड़ी खबर आ रही है वो भारत की जानिब से साइबर जासूसी का आलमी नेटवर्क पकड़ा गया है, और ये इंकिशाफ इस वक्त किसी पाकिस्तानी न्यूज़पेपर का नहीं है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन का है, जिसके मुताबिक आलमी मीडिया के 17 इदारों ने एक तफ्तीशी रिपोर्ट जारी की, और इसमें इंकिशाफ हुआ है कि मोदी सरकार ने इसराइली हैकिंग सॉफ्टवेयर की मदद से, पेगासस की मदद से मुख्तलिफ जो ममालिक है उसके हाई प्रोफाइल शख्सियात समेत दुनिया भर के 50,000
अफराद की जासूसी की। बिल्कुल, वॉशिंगटन पोस्ट के इंकशाफात के मुताबिक भारत ने वजीर आजम इमरान खान और काबीना अरकान के फोन हैक करके कॉल्स और मैसेजेस रिकॉर्ड किए और दुश्मन की जानिब से डिजिटल जासूसी के तोड़ के लिए पाकिस्तान ने व्हाट्सएप तर्ज की नई एप्लीकेशन तैयार की जा रही है और इस हवाले से इस पर वर्किंग भी हो रही है। ज़राए के मुताबिक खुसूसी एप्लीकेशन में जो तैयारी का 60% काम मुकम्मल हो चुका है। साइबर हमलों से बचने के लिए वजीर आजम समेत जो काबीना अरकान हैं, सरकारी अफसरान हैं, एहसास ओहदों पर फाइज अहम शख्सियात हैं, ये खुसूसी तौर पर ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे। आजकल के जदीद दौर में हम बात करें तो साइबर हमलों को कैसे रोका जा सकता है, कैसे महफूज रहा जा सकता है, और ये बहुत बड़ा स्कैम है जो सामने आया है इंडिया की जानिब से, पर हम बात करेंगे। उस्मान खिलजी हमारे साथ मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान। बहुत बड़ा स्कैम है जिस तरह से हमने बात की कि ये एक भारत का जो कह लें इतना बड़ा एक नेटवर्क पकड़ा गया और जिसमें हम बात करें वजीर आजम इमरान खान से 50,000 बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के हवाले से, ये क्या बेसिकली सॉफ्टवेयर है और जासूसी के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया गया है? शुक्रिया जी, मेरा नाम उसामा है। उसामा या बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल, काफी बड़ा नेट में नजर आया ये। आपको अगर याद हो 2 साल पहले भी खबर आई थी, NSO सॉफ्टवेयर जो है इंडिया और दीगर ममालिक में इस्तेमाल हो रहा था, NSO कंपनी का। तो इस साल भी हमें मालूम हुआ कि पेगासस सॉफ्टवेयर है। तो इसमें किस तरह काम करता है, इसमें ये होता है कि आपको जो टारगेट होता है उनको कोई लिंक भेजा जाता है या डॉक्यूमेंट भेजा जाता है, जिसमें वो आपको इस तरह लगता है कि आपके किसी जानने वाले की तरफ से कोई लिंक आ रहा है। और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके मोबाइल फोन या आपके कंप्यूटर में एक स्पाईवेयर जो है मौजूद हो जाता है, जो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है मोबाइल फोन को उसको ट्रैक कर सकता है। और ये एक ग्लोबली बड़ा मसला बन चुका है काफी सालों से, जिसे सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये जासूसी की टेक्नोलॉजीज होती है, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ कंपनियां इनको बनाती हैं। इनमें से एक NSO ग्रुप है जो इजरायली कंपनी है जो पेगासस सॉफ्टवेयर बनाता है। तो ये बड़ा मसला बन चुका है क्योंकि काफी हुकूमतें ना सिर्फ दीगर दूसरे हुकूमतों के एहलकारों के ऊपर जासूसी कर रही हैं इस सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी के साथ, बल्कि अपने मुल्क में भी अपने लोगों पर भी काफी ज्यादा इस पे वो सर्वेलेंस कर रही है। अच्छा, इस तरह भी हमें ये पता चलता है कि इतनी मल्टी बिलियन की जो कहना चाहिए इंडस्ट्री है IT सॉफ्टवेयर्स की और IT एप्स की, व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट्सएप एंड इस तरह की दीगर जो एप्स हैं जो कि इस हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्सीज का शिकार भी नहीं पिछले दिनों में, खास तौर से व्हाट्सएप की बात करते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड कि इनक्रिप्टेड चैट होती है हमारी, लेकिन उसके बावजूद अब ये जो एक हैकिंग अटैम्प्ट्स और कामयाब अटैम्प्ट सामने आई हैं, इवन इंडिया के हवाले से तो ये भी रिपोर्ट हुआ है कि राहुल गांधी साहब का फ़ोन जब टैप हो रहा था तो इसने इम्पैक्ट किया है BJP और राहुल गांधी के इलेक्शन को, और इस तरह दीगर भी कई ऐसे केसेस सामने आए हैं। कुछ साफियों को टारगेट किया गया इसको लेकर इंटरनेशनली, और बाद में बड़े गंभीर मामलात हुए, जाने भी चली गई कुछ लोगों की। तो इस के बाद क्या ये जो सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है व्हाट्सएप वगैरह है, इसकी प्राइवेसी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा हो गया? बिल्कुल जी, पिछला जो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आपको मिस होती थी और उस मिस्ड वीडियो कॉल के जरिए जो है आपके फोन में वायरस आ जाता था। तो उसमें फिर क्या हुआ कि व्हाट्सएप ने फिर NSO के ऊपर केस किया कोर्ट में कि ये जो है इस तरह। तो इसमें थोड़ी ये समझने की जरूरत है कि जब आपका मोबाइल फोन या कोई एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वो एक सिक्योरिटी अपडेट होता है। और क्योंकि हमें मालूम है कि टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस इस किस्म की चीज है कि हर मिनट बाय मिनट जो है उसमें एडवांसमेंट आ रही होती है, वो बदल रही होती है। और इसमें अक्सर हैकर्स होते हैं, एथिकल हैकर्स जिन्हें कहा जाता है, जो कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से कोड को हम ब्रेक करें, और फिर उनको जब मालूम होता है किस तरीके से कोड ब्रेक हो सकता है, हैकिंग हो सकती है, तो फिर एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसमें पहली तजवीज यही है कि आप हमेशा अपना सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को अपडेटेड रखें ताकि आपकी सिक्योरिटी टॉप नॉच रहे। और आपने जिस तरह कहा कि बिल्कुल इसमें एप्लीकेशंस में काफी वल्नरेबिलिटीज भी आती है, जिसकी वजह से आपकी जो है प्राइवेसी और सर्वेलेंस के चांसेस जो है बहुत ज्यादा और रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, एक मिनट, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई कवानीन होने चाहिए।
जिस तरह हमने यूएन के गाइडलाइंस देखे हैं उसमें एक्सप्रेशन पे होते हैं, स्पीच पे होते हैं, लेकिन सर्वेलेंस और प्राइवेसी पे अभी तक जो है, क्योंकि ये जदीद टेक्नोलॉजीज है, इस पे कोई कवानीन नहीं है। मेरे ख्याल से इसकी जो एक्सपोर्ट होती है, जिस तरह हम देखते हैं इजराइल की तरफ से एक्सपोर्ट हो रही है एनएसओ की टेक्नोलॉजी, पेगासस टेक्नोलॉजी, जो सिर्फ हुकूमतें खरीदती हैं, तो इन पे भी कोई कंट्रोल होना चाहिए, ताकि ये नहीं कि कोई भी हुकूमत कोई भी सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी खरीद ले और उसको गलत लेकिन बैलेंस होना चाहिए। अच्छा उसामा, एक सवाल पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि स्टेट लेवल पे एक व्हाट्सएप तर्ज की एप्लीकेशन बनाई जा रही है जिसमें बहुत सारे जो काबीना अरकान है या वजीर आजम है उस एप्लीकेशन का यूजेज होगा और 60% इस पे काम मुकम्मल किया गया है। क्या है ये एप्लीकेशन और किस तरह से साइबर हमलों को रोकने के लिए मौसर साबित हो सकती है? बिल्कुल, देखें अभी मेरे ख्याल से ये बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा जो है इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशंस ऑलरेडी मौजूद है। एक तो व्हाट्सएप का सबको पता है, लेकिन इसके अलावा एक सिग्नल एप्लीकेशन है जो दुनिया भर में जो है रेकमेंड की जाती है, क्योंकि एक तो उसको ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, तो कोई भी उसकी सिक्योरिटी चेक कर सकता है और देख सकता है कितनी मैसेज है। इसके अलावा टेलीग्राम भी एक सॉफ्टवेयर है, तो मेरे ख्याल से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्योंकि उसमें जदीद टेक्नोलॉजी में आपको डेडिकेटेड लोग बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से हुकूमत को नई एप्लीकेशन बनाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल अच्छी बात है कि अगर हमारे लोकली भी एप्लीकेशन बन रही हैं, उस पर रिसर्च हो रही है, तो ऑब्वियसली इसको काबिल तारीफ है, लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी सिक्योर है और कितनी रिलायबल है, क्योंकि ये ना हो कि हम अपनी बना ले और उसमें हैक्स होना ज्यादा। सही कह रहे हैं आप, मतलब व्हाट्सएप से ज्यादा कितना सिक्योर कर लेंगे हम उसको। उसामा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग, और बड़ी कम टाइम में बड़ी मुफस्सिल डिटेल्स आपने हमारे सामने रखी। एक तो ये कि ये स्कैम बहुत बड़ा है और इसमें मेनली जो ममालिक इन्वॉल्व हैं उसमें भारत, रूस का भी नाम आ रहा है, दीगर ममालिक भी, लेकिन भारत का बहुत बड़ा उसमें हिस्सा है, और ऐसा लगता है कि इन प्रैक्टिकल भारत पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए हर किस्म के टूल्स तो यूज़ करता ही है, लेकिन अब साइबर अटैक्स का भी सहारा लिया है, और ये एक इखलाक से इंतहाई गिरी हुई हरकत है कि पड़ोसी ममालिक और दीगर जो आपके ममालिक हैं और इवन अपने मुल्क के अंदर अपने मुखालिफिन के फ़ोन्स को टैप करने के लिए, उनकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए इतने ज़्यादा पैसे लगाए गए। डेफिनेटली इसके ऊपर रूल्स डिफाइन होने चाहिए और कानून साजी सामने आनी चाहिए। बिल्कुल, इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। जिक्र कुछ भारतीय डेल्टा वायरस का, कोरोना वायरस का, तो ये दुनिया भर में तबाही मचाने लगा है, पाकिस्तान भी इसका शिकार है। इस वक्त डेल्टा वेरिएंट ने इंडोनेशिया, ईरान, श्रीलंका और नेपाल में बहरानी सूरत हाल एक बार फिर पैदा कर दी है। पाकिस्तान में भी हम आपको मुसलसल बता रहे हैं ये वायरस तेजी से फैल रहा है। कराची में 92% इस वेरिएंट के केसेस, जबकि लाहौर में 68% टोटल रिपोर्टेड केसेस में से डेल्टा के केसेस हैं, और माहिरीन सेहत ने कराची में फौरी तौर पर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा भी कर दिया। जबकि आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया कि अगर भारतीय वायरस को रोकने के लिए बर वक्त इकदाम ना किए गए तो जनूबी एशिया में संगीन इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बैस सेहत, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया साहिबा, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, भारतीय वेरिएंट, हम जिस तरह डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहे हैं, कराची में इसके बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, लाहौर में भी रिपोर्ट हुए हैं। इसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या अब स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि जिस तेजी से ये फैल रहा है इट्स अलार्मिंग। जी बिल्कुल, जो तकरीबन 70% केसेस जो डिटेक्ट हो रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं। इसको रोकने के लिए भी थी वही स्ट्रेटजी है जो दूसरे जो मेन वायरस के लिए थी, वो है SOPs के ऊपर सबसे अमल दरामद। तो ये वायरस जो है बहुत तेजी से फैलते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, पर अगर आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग करेंगे, गैर जरूरी करेंगे, तो ये तमाम चीजें जो है ये उसी तरह से इसके फैलाव को रोकेंगी। और दूसरी स्ट्रेटेजी जो है वो इस वक्त ये है कि हम अपनी वैक्सीनेशन को तेज से करें, और वो जिस तरह से आपने देखा है कि पिछले दिनों में जो है वो अब उसका अमल जो है उसको बहुत तेज किया गया है, और तकरीबन 6 लाख का भी टारगेट किया गया है पर डे का। तो ये चीजें हैं जिससे, मगर इसमें सबसे ज्यादा जो है वो इस वक्त जब तक हम अपनी खास तादाद तक वैक्सीनेशन का फिगर को टच नहीं कर लेते, तब तक SOPs पे अमल दरामद के अलावा और कोई हल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहबा, इसके मोहलिक होने के हवाले से जो हम चीज़ें देख रहे हैं, आप तो ओबियसली टेक्निकली भी आपको मालूम होगा, आप खुद भी डॉक्टर हैं, ये मोहलिक कितना है? एक तो ये कि इसका सबसे बड़ी जो इसका मनफी पहलू है वो ये कि ये फैलता तेज़ी से है, वो हमें मालूम है, लेकिन क्या ये पहले वाले वायरस से मोहलिक भी ज़्यादा है, जानलेवा भी ज़्यादा है ये डेल्टा?
देखिए, इसका अभी कोई बहुत हमारे पास कोई सॉलिड क्लिनिकल एविडेंस नहीं है, मगर आप ये देखें कि जो दूसरा वायरस अगर वो एक बंदे से 2 लोगों को लगता था तो ये 4 को लगता है, तो डेफिनेटली इससे कि केसेस की तादाद जब ज्यादा होगी तो अगर आपका जो सीरियस केसेस जैसे कि हमने आज तक देखा है दुनिया में कि 100 में से 2% लोग जो हैं वो सीरियस होते हैं, तो जब इन्फेक्ट ज्यादा होंगे तो जाहिर है सीरियस केसेस की तादाद भी उसी तरह से ज्यादा होगी। तो ये एक्चुअली रेशियो इसलिए आपको ज्यादा इसका लगता है क्योंकि ज्यादा लोग इन्फेक्ट होते हैं तो उसी हिसाब से परसेंटेज ऑफ सीरियस पेशेंट ज्यादा हो जाती है। बड़े शहरों खासतौर पे कराची और लाहौर के बहुत बुरे हालात हैं इसको लेकर, खास कराची के अंदर 23% तक ये पहुंच गया है। एनसीओसी और आप लोग क्या सिंध गवर्नमेंट से राब्ते में हैं और इस हवाले से क्या खुसूसी मेयर्स दिए जा रहे हैं सिंध के अंदर, आपकी बात हुई है? जी बिल्कुल, एनसीओसी जो है वो चारों सूबों के साथ जो है उनकी कोऑर्डिनेशन है और उनकी जो मॉर्निंग मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर अक्सर प्रोविंसेस जो है वो अपना इनपुट देती भी हैं और एनसीओसी भी डायरेक्शंस जो है उनको देता है क्योंकि डेटा तो पूरे मुल्क का जो है वो सुबह डिस्प्ले होता है वहाँ पे, और जिन जगहों पे ज़्यादा सीरियस होता है वहाँ पर फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स लेने के लिए ये रेकमेंड किया जाता है। तो इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसी का दायरा कार जो है वो बढ़ाने का उनको सिंध गवर्नमेंट को जाहिर है कि उनको यही उनकी पॉलिसी, और जिस तरह से उन्होंने बाकी अपनी चीज़ें बंद करनी शुरू की हैं, इंडोर डाइनिंग वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह के ऊपर लिमिटेशंस जो लगाई हैं, तो यही पॉलिसी जो है बस इसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है और लोगों की कोऑपरेशन की ज़रूरत है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, चूंकि हम आखिर में आपसे ये सवाल ज़रूर वैक्सीनेशन के हवाले से करना चाहेंगे, क्या प्रोग्रेस है, क्या सूरत हाल है सिंध की, पंजाब की, ताकि हमारे देखने वालों को भी आइडिया, और किस तरह से प्रोसीजर फर्दर इसको कंटिन्यू किया जाएगा? इस वक्त सबसे पहली बात तो ये कि वैक्सीनेशन जो है वो वाफिर मिकदार में हमारे पास मौजूद है, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि डेली कंसाइनमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान लैंड कर रही हैं, कल भी आई हैं, आज सुबह भी आएंगी, तो वो इंशाल्लाह ताला उसका कोई इशू नहीं है। और अब 2.25 करोड़ के लोग हमारे वैक्सीनेट हो चुके हुए हैं। हमारा टारगेट दिसंबर तक 7 करोड़ लोगों का है, तो वो इंशाल्लाह ताला जिस स्पीड पे जा रही है हम उसको अचीव करें। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बढ़ती हुई इस वक्त बढ़ते हुए केसेस की तादाद है, इसके बाद हम संगीन और शदीद किस्म की पाबंदियों की जानिब दोबारा बढ़ रहे हैं। एनसीओसी के अंदर इस वक्त क्या डिस्कशन हो रही है, अगर आप हमें बता पाएँ, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मज़ीद पाबंदियाँ लग सकती हैं, और अगर बेहतर होता है ये ईद पे लग जाती हैं, जो कि ईद के ऊपर आपको पता है लोग ज़्यादा लोगों का इकट्ठ होता है, इस हवाले से बहरहाल क्या हिकमत अमली क्या है मुस्तक़बिल की? जी देखिए, बिल्कुल ये ट्रेंड्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और बिल्कुल मज़ीद पाबंदियां सख्त की जा सकती हैं। बस अगर ये ईद के ऊपर लोग जिस तरह से बताया गया है, अगर SOPs पे अमल दरामद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला सूरत हाल जो है वो हाथ से बाहर नहीं जाएगी, मगर लोग जिम्मेदारी का सबूत देंगे तो इंशाल्लाह ताला हम अपना टारगेट अचीव करेंगे। लेकिन रिपोर्टेडली तो मंडियों के ऊपर भी SOPs डॉक्टर साहब फॉलो नहीं हो रहा है। इस्लामाबाद में बहुत बड़ी मंडी है, लाहौर में SOPs फॉलो नहीं हो रहा है वहाँ पे। जी देखिए, वहाँ पर लोकल इंतजामिया मौजूद है, फाइन्स भी कर रही है, और जहाँ जहाँ पर जिस तरह से जो एक्शंस हैं उनके वो भी हो रहे हैं, मगर ये वन वे नहीं होता, दोनों को कोऑपरेट करना होता है, लोगों को भी जिम्मेदारी दिखानी पड़ती है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी। जो हम बात करें डेल्टा वेरिएंट के हवाले से, बहुत मोहलिक है, तेज़ी से फैलता है, इसको अवॉइड करने के लिए डॉक्टर साहब का यही कहना है कि गवर्नमेंट तो अपनी कोशिश करिए लेकिन पब्लिक को ज़रूर कोऑपरेट करना पड़ेगा। अभी भी आपको मास्क और SOPs फॉलो करने हैं, तभी जाकर इस तमाम चीज़ों से हम बेहतर अंदाज में जो कहने निकल सकते हैं, गुजर सकते हैं। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। अब बात करेंगे कुछ हज और कुर्बानी के हवाले से। बिल्कुल, हज और कुर्बानी के हवाले से हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की थी। कुरान और हदीस की रोशनी में कुर्बानी के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं, और हर वो शख्स जो साहिब इस्तात है उसे कुर्बानी का हुक्म दिया गया है, और इसका सवाब बहुत ज़्यादा अहादीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाया है। अब दूसरी जानिब हमने जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की, हज के रुकन आज़म के हवाले से उसे अदा किया गया। आज नमाज ईद अदा की गई और इसके बाद एहराम खोल दिए जाएंगे और कुर्बानी की जाएगी, और हज के मुख्तलिफ मनासिक का सिलसिला भी जारी है, और बहुत बाबरकत ये अयाम हैं ज़िल हज के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बहुत सादत भी बताई है, और इनके अंदर जो इबादत हैं उनका दर्जा भी बहुत बुलंद गया है। इसी सारी मामले के ऊपर हज बैतुल्लाह के हवाले से और कुर्बानी के हवाले से हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम ज़रा बात करते हैं। वज़ीर आज़म के मजहबी अमांगी के हवाले से मुआविन ख़ुसूसी भी हैं, और
اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ اس اہم دن کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا صبح. ایک تو بڑا ہی مبارک اور متبرک دن ہے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ برکتوں کے تناظر میں اس کا احاطہ فرمائیے. یہ جو حج کے دن ہے اور خاص طور پہ جو ذی الحج کا موقع ہے, اس کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں کیا بتایا گیا ہے اس کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جو 10 مقدس ترین دن اور راتیں ہیں وہ یہ ذی الحج کے دن اور راتیں ہیں, اور ان ایام میں اللہ کی عبادت کرنا, تکبیرات بلند کرنا, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ مستحب بھی ہے. اور آج سے تو یہ لازم بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے مرد اونچی آواز میں اور عورتیں جو ہیں وہ نیچی آواز میں یہ تکبیرات کہیں یہاں تک کہ عید کے 3 دن ختم ہو جائیں. آج کا دن ہمارے ہاں چونکہ 9 ذی الحج ہے اور اس دن تو یہ قبولیت کا دن ہے, ایک ایک لمحہ, ایک ایک منٹ, ایک ایک لحظہ جو ہے. اور جہاں تک حج کی بات ہے جو کل گزر گیا, تو بلا شبہ یہ بہت بڑی سعادت ہے جو لوگ وہاں پہنچے. کرونا کی اس وبا کے باوجود سعودی عرب کی حکومت نے جو انتظامات کیے اس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس سال 60,000 لوگوں نے حج ادا کیا ہے, اور انشاءاللہ یہ کرونا کی وبا جو ہی ختم ہوگی تو حرمین شریفین کے دروازے کھلیں گے اور اگلے سال پھر اسی طرح لاکھوں لوگ جو ہیں وہ حج ادا کریں گے. حج کے بارے میں ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور کوئی فسق و فجور نہیں کیا, کوئی جھگڑا نہیں کیا, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے, ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. اتنی بڑی سعادت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. کل کا دن ہمارے ہاں اور آج خلیجی ممالک میں, باہر دنیا میں عید کا دن ہے. تمام اہل اسلام کو عید مبارک ہو. کل ہمارے ہاں عید ہوگی جو قربانی ہے. یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کا اور اللہ کے حکم کو ماننے کا اظہار ہے کہ اے اللہ اگر تو ہمیں حکم دیتا کہ تیرے راستے میں اپنے بیٹے بھی قربان کرنے ہیں تو ہم اپنے بیٹے بھی قربان کرتے. یہ ایک جانور ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے. قربانی یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو مان کے اپنی خواہشات کو قربان کرنے والے بن جائیں. قربانی یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں اور ہمیں اس کے سامنے جتنی بھی آسائشیں ملیں, جتنی بھی راحتیں ملیں, جتنا بھی ہمیں اس کے سامنے جو ہے انعامات ملے, ان کو ہم ترک کرتے ہیں. اور یہ ہم طے کر لیں کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. ہم اپنے غصے کو قربان کریں, ہم اپنے جھوٹ کو قربان کریں, ہم غیبت کو قربان کریں, ہم حق مارنے کو قربان کریں. یہ قربانی ہے. اور بلا شبہ ذبیحہ, جانور کو ذبح کرنا, یہ صاحب استطاعت پہ, صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے. اسے یہ قربانی کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جذبہ یہ ہونا چاہیے. جب میں کہتا ہوں اللہ اکبر تو یہ خالی ایک جملہ نہیں ہے, یہ خالی ایک نیک لفظ نہیں ہے, یہ اچھا لفظ نہیں ہے, اس کی نیکیاں نہیں ہے, بلکہ اس کا معنی ہے کہ اے اللہ میں تیرے علاوہ نہ کسی کو خالق مانتا ہوں, نہ رازق مانتا ہوں, نہ اے اللہ تیرے علاوہ کسی کو میں مشکلیں حل کرنے والا مانتا ہوں, نہ حاجتیں پوری کرنے والا مانتا ہوں. اے اللہ تو ہی ہے, تیری کبریائی کے نیچے میں آ گیا ہوں, اور اے اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے, تو میرا خالق و مالک ہے, میں تیرا بندہ ہوں. اب جو تو حکم کرے گا میں تیرے حکم کے تابع ہوں, اور تیرے حکم اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کروں گا. یہ مطلب ہے اللہ اکبر کبیرہ کا, کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا حکم اللہ کے بے شک. اور ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق کی کوشش کرتا بھی ہے کہ وہ یہ کر لے, اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اور غربا تک اوبیسلی اگر ہم اپنی قربانی کا اثر پہنچائیں گوشت کی صورت میں تو اس کے حوالے سے بھی احکامات بھی ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا, ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی, اور لوگوں کا کنسرن بھی ہے کہ جی حج کو محدود کیوں کیا گیا. تو میں اس پہ ذرا آپ کی رائے چاہتا ہوں. آپ ذرا متعلق بھی رہتے ہیں, عہدہ بھی آپ کے پاس ہے, اور سعودی حکومت کے احکامات کو بھی ان سے بھی آپ متعلق رہتے ہیں. ذرا اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا.
دیکھیے یہ بدقسمتی ہے کہ سوشل میڈیا جو اب ہمارے پاس آ گیا نا، کوئی شخص تحقیق نہیں کرتا. قرآن کا حکم ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی چیز آتی ہے پہلے اس کی تحقیق تو کرو. پرانی تصویریں اٹھا کے دوسرے ملکوں کی، سعودی عرب کے پرانے 3 سال پہلے کی، وہ سوشل میڈیا پہ لگائی جا رہی ہیں کہ جی اگر یہ اجتماع ہو سکتا ہے تو حج کیوں نہیں ہو سکتا. بھائی پہلی بات تو یہ ہے حج کی مناسبت سے کسی 200-300 بندے کے پروگرام کے ساتھ نہیں ہو سکتی. حج لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے. پھر اگر کسی جگہ کوئی 100-200 بندہ جمع ہے تو وہ اس شہر کا ہوگا، اس ملک کا ہوگا. جبکہ حج میں تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور ابھی پوری دنیا میں لوگوں کو ویکسین نہیں لگی. ابھی دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ابھی جو انڈیا کی صورتحال ہے، انڈیا کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کرونا کا، اور یہ چوتھا جو ڈیلٹا جسے کہا جا رہا ہے یہ نئی قسم نکل آئی ہے. تو سعودی حکومت کو تو ہمیں شاباش دینی چاہیے کہ ان حالات کے باوجود خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے جس انداز سے 60,000 حجاج کے لیے انتظامات جی کہ کم از کم یہ سلسلہ رکا نہیں اور یہ سلسلہ جاری رہا. بالکل حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس اہم موقع کے اوپر ہم تک ایک تو کچھ بنیادی اسلامی تعلیمات بھی پہنچا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت آپ کا یہ کہنا ہے کہ سعودی حکومت کو ہمیں سراہنا چاہیے ان کی اس ایفرٹ کو، جس کے تحت انہوں نے 60,000 چاہے وہ مقامی جو عازمین حج ہیں وہی ہیں لیکن ان کو اجازت دی گئی. خیر یہ باتیں تو دنیاوی ہیں جی، ہوتی رہیں گی. آج کا دن بہت بڑا ہے، آج کا دن، کل کا دن، قربانی بھی آپ کریں گے، اللہ آپ کی قربانی بھی قبول فرمائے. دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیجیے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، رحم کا جو معاملہ ہے وہ برتیے، یہ بہت ضروری ہے. بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس. ویلکم بیک. باری ہمارے سیگمنٹ سائنس اینڈ ٹیک کی، جس میں وقار احمد ملک ہیلیم کے آج کا سائنس اینڈ ٹیک. ناظرین آپ اس چیز کا ہم نے انتخاب کیا ہے، جس عنصر کا ہم نے انتخاب کیا ہیلیم ہے، اور ہیلیم جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت داستان ہے. پیریوڈک ٹیبل کا جو دوسرے نمبر پہ جس میں نمبر آف پروٹونز جو ہیں وہ 2 ہیں، ایٹامک نمبر جو ہے وہ 2 ہے. اور ہیلیم جو ہے بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ ایلیمنٹ ہے جو کہ زمین پہ دریافت نہیں ہوا، بلکہ اسپیکٹروسکوپ کی مدد سے یہ سب سے پہلے 1865 میں سورج سے ہمیں آئیڈیا ہوا کہ کوئی ہیلیم نام کی بھی چیز ہے، اور 1895 تک ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ زمین پہ بھی ہے. اور زمین کا جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر یہ 0.0000524%، بہت ہی کم. اس کی وجہ یہ ہے کہ گریوٹی اس کو ہولڈ نہیں کر پاتی. ہیلیم جو ہے اس کا معاشی فوائد کیا ہیں، ہیلیم جو ہے اس کا انسان نے اس سے کیسے فائدہ اٹھایا، اب انسان کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہیلیم آپ کے حوالے سے، آپ کی معاشیات کے حوالے سے کس قدر اہمیت کی حامل ہے، اس کے لیے ہم کن سے بات کریں گے؟ ابن فاضل صاحب سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. پیریوڈک ٹیبل یعنی کارخانہ قدرت کا ہمارا جو سفر ہے وہ جاری ہے، اور یہ سفر ویسے ختم نہیں ہو سکتا. نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. تو ہم آج جس چیز کا انتخاب کیا ہے جس ایلیمنٹ کا، وہ ہیلیم ہے. جی ہماری زندگی میں تو اس کے بہت زیادہ استعمالات تو نہیں ہیں، لیکن جو ہیں وہ بڑے ناگزیر قسم کے اور بڑے انٹرسٹنگ بھی ہیں. اس میں سب سے پہلے جو روزمرہ زندگی میں، جیسے ہم نے اس دن بات کی کہ ہمارے ادھر چونکہ ہائیڈروجن کی اویلیبلٹی کاسٹ کی وجہ سے افیکٹو ہے، تو ہم لوگ غباروں میں ہائیڈروجن یوز کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس کو لگ جاتی. لیکن باقی دنیا جو ہے، جو یورپ یا امریکہ وغیرہ میں، وہ جتنے بھی بیلونز ہیں وہ ہیلیم سے ہی بھرے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہلکی ہے ہوا سے، اور اس سے جو بیلون ہم بھرتے ہیں یہ فوری طور پہ رائز کر جاتا ہے، اور بچے وغیرہ اس پہ. اور ایون دوسرے والے بیلونز ہیں جو بہت بڑے والے، جو ایون موسمیات میں استعمال ہوتے ہیں، اس میں بھی ہیلیم استعمال. بالکل، جو موسمیات کے لیے ہم بیلون، ٹورزم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے بھی. اس کے علاوہ ایک شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ابھی جہاز نہیں بنے تھے ٹرانسپورٹیشن کے لیے بڑے پیمانے پہ سواریوں کے، تو اس وقت ایک یہ بیلون کے اوپر، بیلون بہت بڑا بیلون ہائیڈروجن فل کر کے 40-50 لوگوں کا ایک جہاز ہوتا تھا جو سفر کرتا تھا، اور وہ بڑی دیر سفر کرتا رہا، یعنی 40s کے اندر وہ لندن جاتا ہوتا تھا. تو
वो हाइड्रोजन भरते थे, फिर एक दफ़ा ऐसा हादसा हुआ कि उसको आग लग गई, तो उसके बाद से फिर उसकी भी हीलियम से रिप्लेसमेंट कर दी और उन्होंने फिर बड़ी देर, वो 14-15 साल वो सर्विस चलती रही, जिसके अंदर के लोग जो हैं वो लंदन से अमेरिका तक बाई एयर सफ़र करते थे। अच्छा, इसके अलावा सबसे पहले अगर इसकी अवेलेबिलिटी की हम बात करें तो ये एटमॉस्फेयर में है, हवा जो हम सांस लेते हैं इसमें बहुत थोड़ी सी है, लेकिन मज़े की बात ये कि ये शायद बहुत कम गैसों में से एक है जो ज़मीन से भी निकलती है। ठीक है, ज़मीन से जब नेचुरल गैस जिसको हम मीथेन गैस बोलते हैं, उस जो जब निकलती है तो उसके साथ नाइट्रोजन और हीलियम भी बाज़ जगह से निकलती है, तो उसको जब हम रिफाइन करते हैं तो फिर वहाँ से हम हीलियम कलेक्शन कर लेते हैं। बल्कि इसमें और आपने बताया था कि जो नेचुरल गैस है उसमें 85% जो है वो मीथेन है, लेकिन मीथेन के अलावा यानी इसका भी प्रोपोर्शन होगा, कम होगा, बहुत कम, हाँ, 0.01 किया जा सकता है जी, लेकिन उसको जब रिफाइन करते हैं बिकॉज इसकी कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा है तो ये कम भी है तो उसको फिर हम सेपरेट कर लेते हैं। और बल्कि इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि एक अमेरिकन डिपॉजिट है नेचुरल गैस का जिसके अंदर इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है हीलियम की, बाकी जगहों पे बहुत कम है। तो मोस्टली दुनिया को, यानी फिगर ये है कि ऑलमोस्ट आधी हीलियम जो है दुनिया को उस डिपॉजिट से सप्लाई होती है। अच्छा, इस्तेमाल की जब हम बात करें तो एक हमने अभी बैलून्स का जिक्र किया, उसके अलावा एरोप्लेन्स में भी वो यूज़ होती रही है। अच्छा, इसका जो एक इस्तेमाल है वो वेल्डिंग है। ठीक है, जब हम वेल्डिंग करते हैं मेटल्स को तो हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट हुई होती हैं तो उनकी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा अफिनिटी होती है। ऑक्सीजन के साथ अगर वो मेटल जो है रिएक्शन करती है तो वो ऑक्साइड बनाती है, वेल्ड की क्वालिटी ख़राब होती है, तो उसके लिए फिर ये चूँकि इनर्ट गैस है, ये रिएक्शन नहीं करती, तो इसकी शील्डिंग की जाती है। बहुत अच्छी जो लेवल की वो वेल्डिंग करनी हो तो उसके लिए फिर हीलियम की शील्डिंग हम करते हैं। इसके अलावा जी इसका मेडिकल में यूज़ है। कुछ ऐसे लंग्स के प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर फिर ऑक्सीजन हम प्योर नहीं देते, बल्कि ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये बहुत मन्यूट है, तो कोई ब्लॉकेज अगर होती है लंग्स में तो फिर ये वहाँ से पेनिट्रेट करके तो वो ब्लॉकेज को रिमूव करती है, तो उसको फिर ये मिक्स किया जाता है ऑक्सीजन के साथ सर्टन परसेंटेज, तो उसको इनहेल करवाते हैं जो लंग्स के वो मसाइल के लिए। तो इस तरह के इसके और भी। ये बताइए कि जो जिस तरह हम करते हैं शोला होता है, मतलब जब हम नेचुरल गैस को जलाते हैं तो उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, तो क्या इसका कोई स्पेसिफिक हीलियम का अलग से कलर है या नहीं? ये चूंकि वो बर्न तो करती नहीं, इसकी बर्निंग तो होती नहीं है अगर इसको बर्न करनी। हाँ, अलबत्ता इसके लिए इसकी एक इफेक्टिवनेस है जो लेज़र के अंदर, यानी हीलियम को यूज़ करके इनके मॉलिक्यूल्स को एक्चुएट करके उससे एनर्जी लेते हैं और वो जब वापस आते हैं अपने मदार में वापस, तो उससे एक सर्टन एनर्जी निकलती है लेज़र की फॉर्म में, तो उस लेज़र एनर्जी से हम बहुत सारे काम लेते हैं, जिसका एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी काम है कि जब आप ये QR कोड जो है वो स्कैन करते हैं, आपने देखे होंगे स्कैनर, तो एक फ्लैश लाइट सी निकल रही होती है, तो वो हीलियम की मरहूने मिन्नत है वो, यानी उस पर वो जो लैंप लगा होता है वो हीलियम लैंप होता है जो उसके लिए जो उसको वो लेज़र सी एक निकालता है। तो इसका मतलब हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे इसका इस्तेमाल है। Exactly. बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बात ये है कि हीलियम जो है ये इसके 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, सो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है, लेकिन इसके आइसोटोप्स जो है वो 9 आइसोटोप्स हैं, और हीलियम 3 और हीलियम 4 जो है वो स्टेबल हैं, बाकी जो है वो अनस्टेबल हैं। और बहुत ही खूबसूरत जो केमिस्ट्री जो है, इसी वजह से खूबसूरत तरीन सब्जेक्ट है क्योंकि ये मैटर को डिस्कस कर रहा होता है, ये हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर है उसको डिस्कस कर रहा होता है। और जब हम अपने बच्चों के अंदर तजस्सुस पैदा करते हैं उस मैटर के हवाले से, तो फिर ऑटोमेटिकली वो सवालों की जवाबों की तलाश में किताबें भी पढ़ते हैं और इस तरह की वीडियोस भी देखते हैं। अपने फादर साहब जैसे जो दानिश्वर हैं उनकी बातें भी सुनते हैं। तो अपने बच्चों के अंदर तजस्सुस जो है उसको कभी ख़त्म ना होने दें, उसको बल्कि मज़ीद हवा दें। देखते रहिए साइंस इंडिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं जिसमें भी बहुत कुछ है आपके लिए। बिल्कुल बहुत कुछ है, और अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें हिना न्याजी आज हमें होप फाउंडेशन के हवाले से बता रही हैं कि वो किस तरह से ज़बरदस्त काम करें। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किसी भी शख्स का माजूर हो जाना हमारे माशरे में उसकी नाकामी और बेकारी से मुंसलिक किया जाता है। माजूरी की वजह से लोगों की चलती ज़िंदगी का पहिया रुक जाता है। आज मैं होप रिहेबिलिटेशन सेंटर में मौजूद हूँ, जो माजूर अफराद को मसनूई अज़ा फराहम करके उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत मदद करते हैं। आइए चल के जानते हैं कि होप रिहेबिलिटेशन सेंटर किस तरह से काम कर रहा है।
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بتائیے کہ کیا حادثہ پیش آیا اور یہ کس طرح سے؟ مجھے 8 سال کی عمر میں پاؤں پہ چھالا پڑا تھا, اس سے ہی آگے بڑھ گیا. علاج کراتے گئے, نہیں ٹھیک ہوا ابھی تک. پھر ٹانگیں کٹوانا پڑی مجھے. اچھا, کہ اتنا وہ بڑھ گیا پاؤں کا چھالا کہ وہ آپ کو ٹانگیں دونوں ٹانگیں؟ ہاں جی. پہلے ادارہ بالیہ مزورہ میں جاتے تھے, بعد میں 2005-06 سے یہاں سے حلوا یہ ٹانگیں لگوائی ہیں. ان لوگوں نے بہت تعاون کیا ہم سے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ پہلے کی زندگی میں, آپ کا تو خیر بچپن ہی تھا, کیا فرق محسوس کرتے ہیں زندگی میں؟ اللہ کا شکر ہی ادا کرتے ہیں جتنا بھی ہو سکے. ٹھیک ہے جو بھی ہے. تو اس ریہیبلیٹیشن سینٹر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ڈاکٹر خالد نیازی صاحب بہت اچھے ہیں, کوئی پیسہ نہیں لیا ہم سے. السلام علیکم, کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ وعلیکم السلام, میرا نام محمد سعید. کیا حادثہ پیش آیا؟ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. بائک سے گرے تھے؟ جی ہاں, ٹانگ ہڈی ٹوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے وینیں کاٹیں گئی تھی. میں نے آپریٹ کروایا تھا لیکن وہ سکسیسفل نہیں تھا. نہیں, یعنی کہ خون کی بلیڈنگ نہیں چلی تھی. کس عمر میں حادثہ پیش آیا؟ تقریباً 2 سال ہو گئے. تو کیا محسوس کرتے ہیں فرق پہلے کی زندگی میں آپ کی زندگی میں؟ بس اللہ پاک کا شکر ہے, پھر بھی اللہ پاک نے نئی زندگی دی. چلیں, آپ نے بس ہمت اور حوصلہ نہیں چھوڑنا اور انشاءاللہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ عاصم اقبال. اچھا عاصم, مجھے بتائیں کہ کیا حادثہ پیش آیا؟ یہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. بائک سے؟ ہاں, بائک سے ٹرک کے نیچے آ گیا. تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں پہلے کی زندگی میں آپ کی زندگی میں؟ الحمدللہ, جس حال میں خدا رکھے ہم خوش ہیں. اچھا عاصم, مجھے یہ بتائیں کہ ہوپ ریہیبلیٹیشن سینٹر آپ کب آتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ مطلب کوئی فکس ٹائم ہو, جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تبھی آپ. تو پرابلم کیا ہوتا ہے تو یوزلی؟ کبھی کوئی چیز مطلب وہ خراب کر رہی ہے, لگ رہی ہے, یا ویسے کوئی زخم ہو جائے, یا کوئی مطلب ایسے کچھ بھی ایشو آ رہا ہے تو کچھ ٹوٹ جائے, کچھ ویسے ٹوٹتا پرابلم تو ویسے ہے نہیں ہے, مطلب کبھی وہ پرابلم کوئی کرتے ہیں, جیسے کہ وہ تو جوائنٹ ہو گیا, یا کوئی آواز دینا شروع ہو جائے, یا ویسے کوئی مطلب لیگ چھوٹی بڑی ہو جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم سر, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سردار ہمایوں علی خان ہے. کیا حادثہ پیش آیا؟ میں 98 میں میرے ساتھ پاؤں میں زخم ہو گیا تھا. اچھا. ڈائبٹک کی وجہ سے. اتنی بیزی لائف تھی کہ مجھے لازمی ادھر 18-16 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا, اور کبھی اتنا سوچا ہی نہیں تھا. اور رات کو آتے تھے تو وہ زخم ہوتا تھا, اس کو پٹی کرتے تھے, پھر چلتا رہتا تھا. 2005 میں نے یہ اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ یا یہ ٹانگ کاٹی جائے گی یا پھر یہ ہے کہ ڈیتھ ہو جائے گی, کیونکہ میرا جو باڈی ہے وہ جسم میرا بالکل سوکھ گیا تھا, اس میں کوئی ماس نہیں تھا, ہڈیاں رہ گئی تھی صرف. اچھا. تو دین دی ڈاکٹر ایڈوائز می کہ یہ آپ اس کو سرجری کرا لیں. اس نے مجھے صرف ایک بات بتائی جس پہ ساری فیملی اور میں آمادہ ہو گئے, یہ باڈی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور یہ پاٹی بھی جا سکتی ہے. بالکل جی. تو خیر ہم ایگری کر کے پہلے کی زندگی میں اور اب کی زندگی میں کیا فرق محسوس؟ میں تو آپ کو یقین کروں, میں چھت کو 3 مہینے بالکل چھت کو دیکھتا تھا اور تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہوں. تو وہ تکلیفیں ہوئی بہرحال, مگر ڈاکٹر صاحب نے جو میرے پر احسان کیا, یہ 2006 کو میں نے یہ سسٹم لگایا. میرا جو کلب میں جاتا ہوں یا دوسروں دوستوں سے ملتا ہوں, کئی دوست آج 20-25 سال سے مجھے مل رہے ہیں, اچانک انہیں پتہ لگتا ہے کہ میں آرٹیفیشل ٹرانس ہوں. کریڈٹ گوز ٹو ہوپ اینڈ ڈاکٹر خالد نیازی صاحب. اور آپ بہت سارے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں, انسپریشن ہیں, اور اسی طرح آپ کا حوصلہ جو ہے وہ بلند رہے. بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت میں ڈاکٹر خالد نیازی کے ساتھ موجود ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ ہوپ ریہیبلیٹیشن سینٹر کا قیام کب عمل میں آیا؟ یہ ہم نے 1989 میں ایک ہوپ ریہیبلیٹیشن سوسائٹی کے نام سے ایک NGO کی بنیاد رکھی. اس کے انڈر پھر ہم نے یہ ایک جگہ لے کے اس پہ یہ ساری سروسز پرووائڈ کی. ڈاکٹر صاحب, یہ ہوپ ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانے کا خیال آیا کیسے؟ میں ایکچولی میڈیکل ڈاکٹر ہوں, میں ہاسپٹل میں سروسز دے رہا تھا. میری اسپیشلٹی تھی ریہیبلیٹیشن یعنی بحالی معذورہ.
जी आर्थोपेडिक मेरा फील्ड है, तो जब मैंने क्वालिफाई किया, बाहर से होके आया, तो मैंने सोचा इसमें प्रैक्टिस की जाए। जब प्रैक्टिस जो इंसान करता है, कुछ पैसे कमाने की भी लालच होती है, कुछ खिदमत भी होती है, सारे जज्बे मिले जुले होते हैं। जब आपने प्रैक्टिस शुरू की तो आप देखते हैं कि मैं रिहेबिलिटेशन में उनको कोई गोली, दवाई या टीका तो नहीं लिख के दूंगा, मैं कोई ड्रिप तो नहीं लगाऊंगा। इनको तो रिहेबिलिटेशन के लिए महंगे अज़ा की ज़रूरत है, इनको रिहेबिलिटेशन के लिए, फिजियोथेरापी के लिए बहुत जदीद मशीनरी की ज़रूरत है। पेशेंट जो है जिसका बाजू कट गया उसको एक बाजू की ज़रूरत है, टांग जिसकी कट गई जो मारूम हो गया उसको एक टांग की ज़रूरत है, तो मैं उसको प्रेस्क्राइब क्या करूँगा, मैं क्या लिखूँगा, बाज़ार से ये चीज़ ले लें? ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने सोचा कि एक अदारा बनाया जाए जिसमें इन लोगों को जो ज़रूरतमंद भी हैं, एक अच्छा खासा खाता पीता नौजवान है, जब वो उसकी टांग कट जाती है, चाहे वो ड्राइवर है या एक्सीडेंट में, तो उसके आगे फिर वो फाइनेंशियल मामलात जो हैं वो आगे रुकावट बन के खड़े हो जाते हैं, तो वो मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता। उनके लिए फ़ंड रेज़ करना, उस फंड से, पब्लिक से फ़ंड लेके हम वो जदीद मशीनरी, जदीद अज़ा, जदीद पुर्ज़े ख़रीदना। फिर हमने जिस्मानी माजूरी को बगौर स्टडी किया, ज़रूरियात का जायज़ा लिया, टेक्नोलॉजी देखी, बाहर क्या हो रहा है, हम कहाँ हैं, हम बहुत पीछे थे। तो अल्लाह का फजल है कि हमने इसमें बहुत सारे रुझानात जो है मुतारफ़ कराए। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को भी हमने तालीम दी, वहाँ लेक्चर दिए। और एक जो सर्जरी होती है जिसमें एम्पुटेशन सर्जरी हम कहते हैं, जैसे शुगर में या कैंसर में टांग कट जाती है, तो ऑपरेशन का जो स्टाइल होता है वो भी हमने मुतारफ़ कराया। आप लोगों को मसनूई आज़ाद तो फराहम करते हैं, इसके अलावा और क्या क्या सहूलियात हैं यहाँ लोगों के लिए? हमारे यहाँ एक मसनूई आज़ाद दो किस्म के होते हैं। एक है किसी शख्स या किसी पेशेंट की किसी वजह से उनका जो लिम्स हैं या वो ज़ाया हो गए। अपर लिम्स हो सकते हैं जिसमें बाजू, हाथ या कोहनी या शोल्डर है। लोअर लिम्स में टांग ज़ाया हो गई, आधी कट गई, किसी वजह से पूरी ज़ाया हो गई या पाँव ज़ाया हो गया। दूसरी सर्विसेज हैं जो इंसान ठीक होता है लेकिन उसमें अज़ा में कमज़ोरी वाक़ई होती है, पैदाइशी तौर पे। पैदाइशी भी हो सकती है, बाद में हो सकती है। सबसे कॉमन एग्जांपल पोलियो है। नौजवान हैं, बूढ़े हैं या जो औरतें हैं या बच्चियां हैं, वो चल नहीं सकते, उनकी टांगें बिल्कुल मफलूज हुई हुई हैं। उनके लिए हम सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं जिसको हम अपनी लैंग्वेज में ब्रेसेस कहते हैं या आर्थोटिक्स कहते हैं। या दिमागी फालिज के बच्चे हैं जिनके पाँव टेढ़े हैं, उनको हम ऐसे शूज़ देंगे, जैसे क्लब फुट है, पैदाइशी तौर पर टेढ़े पाँव के बच्चे पैदा होते हैं। फ्लैट फुट के साथ बच्चे फ्लैट फुट माजूरी के ज़मरे में नहीं आता, वो एक कंडीशन है जिसमें चलने में दुश्वारी होती है। क्योरेबल उस तरह से नहीं है? नहीं, क्योरेबल भी है। सबसे कॉमन एग्जांपल है क्लब फुट, पैदाइशी बच्चे टेढ़े पाँव के साथ पैदा होते हैं। उसमें हमारे सर्जन हजरात जो हैं उसको सर्जरी भी करते हैं और प्लास्टर लगा के उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद फौरी तौर पर उनको स्पेशल शू देना ज़रूरी होता है। वो ना दें तो फिर ये टेढ़ापन दोबारा 3 साल की उम्र में आ जाता है। और जब शू का जिक्र आया तो डायबिटिक शूज़ भी एक बड़ी मशहूर किस्म की एक फैसिलिटी है जो शुगर में पेशेंट होते हैं जिनके ज़ख्म हो जाते हैं, पाँव के तलवे जो हैं उसमें बहुत गहरे ज़ख्म होते हैं, पेशेंट चल नहीं सकते और उस ज़ख्म का इलाज ना किया जाए तो बाद में वो एम्पुटेशन हो जाती है। तो हम उस स्टेज पे पहुंचना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इनको पहले इस प्रॉब्लम को अरेस्ट किया जाए। तो डॉक्टर साहब वो कहाँ से मिलते हैं? वो पाकिस्तान में ही बनते हैं या कहीं से? हम खुद भी बना रहे हैं, हमने ऐसे ट्रेन किए हुए हैं कारीगर। ऐसी शू फैक्ट्रीज हैं जिसके अंदर ये फैसिलिटीज हमने क्रिएट की हुई है, वहाँ से भी बन के आ जाते हैं, हमारे अपने कारीगर भी बनाते हैं। इस तरह जो मैंने अथॉरिटी की बात की स्पोर्ट्स के लिए, ऐसी बच्चियाँ जो 10-11 साल की उम्र में होती हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन होता है, जो पंजाबी में कहते हैं कुब निकल आता है, हम्प सा हो जाता है, उसको 13-14 साल से लेकर 20 साल की उम्र तक उनको जैकेट मिलती है जिसको हम स्पाइनल ब्रेस कहते हैं। वो बहुत ज़रूरी होती है। तेज़ी से ग्रोथ हो रही होती है और उसके कमर की हड्डी को सीधा करना है। अगर कंप्लीट सीधी ना हो सके तो उसको टेढ़ेपन से मज़ीद रोकना है। ये टेक्नोलॉजी होप ने मुतारफ़ कराई, हमें बड़ा फ़ख्र है इस चीज़ पे। हमने बहुत सारी चीज़ें मुल्क में मुतारफ़ कराई और ट्रेंड चेंज किया। सालाना कितने जो है आपको फंड्स की ज़रूरत होती है होप रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए? देखिए, जो लिम्स हैं, आर्थोटिक्स हैं या प्रोस्थेटिक हैं, ये एक महंगी टेक्नोलॉजी है। इस पे बहुत कास्ट आता है, इसको फैब्रिकेशन पे लेबर भी बहुत लगती है और बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वह इम्पोर्टेड है। कॉस्ट कम करने के लिए मैं हुकूमत से अपील करूँगा कि ऐसे मटेरियल्स पे ड्यूटियाँ नहीं होनी चाहिए, या ऐसे अदारे हैं जो ये मटेरियल यूज़ करते हैं उन पे टैक्स की छूट होनी चाहिए और ये पाकिस्तान में प्रोडक्शन होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो अफराद आपके पास आते हैं, माजूर अफराद आते हैं, माजूरी के बाद उनकी नफ्सियात पे कितना बड़ा असर पड़ता है? बहुत बड़ा सेटबैक होता है। आपके लिम्ब का कोई हिस्सा या आपकी बॉडी का कोई हिस्सा ज़ाया हो जाए, चाहे वो नौजवान खातून हो, स्टूडेंट लाइफ में गुजर रहा हो, वो अपने फ्यूचर की तरफ देखता है तो एक बहुत बड़ा धचका लगता है। वो समझते हैं कि हम इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं हैं।
कोई खातून है उसका घर बर्बाद हो सकता है, वो माजूर हो गई है तो वो सोचती है कि मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, उसका मियाँ अगर माजूर है तो खातून भी सोचती है। तो ये नफ्सियात तो इंसान के साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी तक कितने माजूर अफराद को आप लोग मसनूई अज़ा लगा चुके हैं? देखिए हमारे पास जो प्रोस्थेटिक्स केसेस हैं वो 4 से 5 या एवरेज डेली आते हैं, और जो ऑर्थोटिक्स हैं जैसे पोलियो ब्रेसेस हैं, स्पाइनल जैकेट्स हैं, क्लब फुट के शूज़ हैं, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। बहुत वेलकम जी, बहुत मेहरबानी आपकी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और वक्त हुआ चाहता है मेरे फेवरेट मौजू का और इनके फेवरेट मौजू का भी। आई डोंट नो व्हाई शी स्टार्ट्स लाफिंग व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिकेट। इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट इट? नहीं, देयर इज समथिंग, आई विल टेल यू। अच्छा जी, अभी आप आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच जो तीसरा T20 मैच है मैनचेस्टर में आज खेला जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, फैसला कुन मैच है। 10:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक होगा ओल्ड ट्रैफर्ड में और कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है चूंकि अब सीरीज 1-1 से बराबर है। वैसे आई वाज सॉर्ट ऑफ हैप्पी जब दूसरा मैच इंग्लैंड की टीम जीत गई तो मुझे लगा कि जो तीसरा थोड़ा क्रंच आ जाएगा, लेकिन ओब्वियसली हम बहुत बुरा हारे थे। पहला T20 हम जीते थे, दूसरा T20 इंग्लैंड जीता था और आज तीसरा मैच। अब आगे बात ये कि आज के T20 मैच के हवाले से देखते हैं कि क्या होता है। और इस पे दूसरे T20 के बाद जब शोएब अख्तर ने अपने YouTube चैनल के ऊपर कुछ कमेंट्स भी दिए, उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास अथॉरिटी होती तो बॉलिंग के फैसले पे कप्तान समेत टीम इंतजामिया को फारिग कर देता। अच्छा, ये शोएब ने पता है स्टेटमेंट कब रिकॉर्ड की थी? जब अभी मैच शुरू हुआ था। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि आई विश कि मैं गलत हूं, लेकिन ये जो फैसला ये बहुत गलत है, 200 प्लस बनेंगे और बने एंड देन वी लॉस्ट द मैच। और आज तीसरा मैच होने वाला है। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया कि आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया। मिर्जा साहब, आज के मैच के हवाले से कुछ अच्छी उम्मीदें रखी जाए क्योंकि अभी तो सीरीज में कुछ क्रंच या थ्रिल बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अरमला और इमरान। यकीनन तवक्को तो रखनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की टीम एक ही फॉर्मेट में ज्यादा बेहतर नजर आती है और वो है T20 फॉर्मेट, क्योंकि टेस्ट में हमारी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही है मजबूत टीमों के खिलाफ, और वनडे में तो आपने देख ही लिया। तो मैं समझता हूँ आज के मैच में पाकिस्तान कुछ तब्दीलियां करे और पाकिस्तान जो है वो एक वाज़ेह हिकमत अमली के साथ जाए। जिस तरह इमरान शोएब अख्तर का जिक्र कर रहे थे, शोएब अख्तर के अलावा और भी कई टेस्ट क्रिकेटर्स हैं। सिकंदर बख्त में भी जबरदस्त तरीके से तनकीद का हदफ बनाया। बकिया टेस्ट क्रिकेटर्स इसलिए तनकीद नहीं करते कि सबको नौकरियां दे दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लाखों रुपए माहाना की नौकरियां मिल गई हैं, तो वो तनकीद नहीं कर रहे। और तनकीद करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी टीम है, ये किसी की जाती टीम नहीं है। टीम हारती है हमें दुख होता है, टीम जीतती है हमें खुशी होती है। तो मैं समझता हूँ आज शायद हसन अली को ये अपनी टीम में लेकर आए, उसके अलावा शर्जील खान को आज शायद ये शामिल करें। आजम खान जो है वो मुकम्मल तौर से नाकाम साबित हुए। अब देखते हैं कि आज चेंजेस क्या करता है पाकिस्तान। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि शादाब की जगह बिल्कुल नहीं बन रही टीम में। दूसरी जानिब आप सब अपने तज्जियों में ये कह रहे हैं कि शादाब को एक फेवरेट होने का एजाज़ या टैग हासिल है मिसबाह उल हक साहब का। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आज शादाब को रिप्लेस किया जाएगा मे बी विद शर्जील? बहुत मुश्किल लगता है इमरान। उसकी वजह ये है कि मिसबाह उल हक ने उन पर बहुत एतमाद किया और सोने पर सुहागा ये कि उन्हें नायब कप्तान बना दिया टीम का। मेरे ख्याल में उस्मान कादिर को ये सिर्फ मौसम की तब्दीली के लिए लेकर जाते, घुमा फिरा के वापस ले आएंगे, उसको खिलाना चाहिए। शादाब खान का मैंने कल भी आपको कहा था इमरान के उसका अगर इकोनॉमी रेट देखे गुज़िश्ता लास्ट T20 इंटरनेशनल मैचेस में तो 10 मैचों में 9.8 का इकोनॉमी रेट है। अगर 9.8 का इकोनॉमी रेट है और आपका मेन बॉलर है जिसको आप कहते हैं कि T20 स्पेशलिस्ट है, उसको तो हम टेस्ट मैच के स्पेशलिस्ट भी नहीं कहते और वनडे का भी नहीं कहते, लेकिन T20 में उसकी इतनी परफॉर्मेंस खराब है। फील्डिंग वो बहुत अच्छी कर रहा है नो डाउट, बैटिंग भी कर रहा है, बट ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ही मस्ट कंसंट्रेट ऑन हिज बॉलिंग। बॉलिंग और बैटिंग मुझे नहीं आती, लेकिन फील्डिंग तो शायद मैं भी कर ही लूं थोड़ी बहुत, तो फिर मुझे भी कमेंट्री में रख लिया जाए। इसका मतलब एक प्लेयर का काम तो या बॉल करना है या बैट करना है ना। लेकिन इतने प्रेशर में इमरान जिस तरह से उसने कैचेस लिए, जिस तरह से उसने चौके लगाए, मुश्किल काम है। देखिए जहाँ तनकीद करनी होती है वहाँ तनकीद करनी चाहिए, जहाँ तारीफ करनी है फील्डिंग के भी मार्क्स अच्छे हैं शादाब, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं जी। ठीक हो गया मिर्जा साहब, अभी हम T20 सीरीज अगर ये जीत जाते हैं, अल्लाह करे कि हम जीत जाएं, तो आलमी रैंकिंग के हवाले से क्या असर होगा इसमें, पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी?
دیکھیں ابھی پاکستان کی پوزیشن کوئی اتنی بہتر نہیں ہے, 5ویں 6ٹھے نمبر پر ہے پاکستان کی, اور انگلینڈ کی ٹیم ہم سے اوپر ہے. کوئی عالمی رینکنگ پر پاکستان کی زیادہ اثر نہیں پڑنے والا, لیکن اصل امتحان پاکستان کا ہوگا ویسٹ انڈیز میں, جہاں پر جاتے ہی ہمیں 27 جولائی کو پہلا T20 ہے, 28 کو دوسرا ہے. ویسٹ انڈیز نے ابھی آسٹریلیا کو ہرایا ہے, تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم جب بھی ورلڈ کپ T20 آتا ہے, کرس گیل وغیرہ واپس آ گئے, ان کی ٹیم ہمیشہ سے اچھا پرفارم کرتی ہے, اور دنیا کی واحد ٹیم ہے جس نے 2 مرتبہ ورلڈ کپ T20 جیتا ہے, 2012 اور 2016 میں. تو ویسٹ انڈیز کا امتحان ہوگا, وہاں سے ہماری پھر رینکنگ کا پتہ چلے گا. لیکن گروپ تو آلریڈی اناؤنس ہو چکے ہیں ورلڈ کپ T20 کے, بھارت ہمارے گروپ میں متحدہ عرب امارات میں ہو رہی ہے. تو ایک بڑا چیلنجنگ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے بابر اعظم, مصباح الحق اور وقار, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم گروپ میچز کے اندر بھارت سے ہارنے کی روایت کو توڑیں گے. گروپ میچز ہم اکثر ہار جاتے ہوتے ہیں اور بڑے میچز ہم جیت بھی جاتے ہوتے ہیں. خیر, اس وقت میں بڑا کرٹیکل کوسچن آپ سے کرنے جا رہا ہوں, وہ ہے کپتان بابر اعظم کے حوالے سے. ون ڈے کو بھی دیکھ لیں اور T20 کو بھی دیکھ لیں, یہ میری رائے نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کی رائے ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ بابر اپنی کیپٹنسی کو لے کر اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہے جس طرح ایک کپتان کو, جیسے کہتے ہیں نا لیڈنگ فرام دا فرنٹ. آپ کو یاد ہوگا جیسے ملتان سلطانز کو رضوان لیڈ کر رہے تھے, اس طرح کا کانفیڈنس ہمیں بابر میں نظر آتا نہیں, اور PSL میں بھی وہ اپنی ٹیم کو لیڈ نہیں کرتے ہیں. ماد ان کی ٹیم کے کپتان ہیں. تو اس وقت کیا پاکستان کرکٹ بورڈ اس کو بھی ایک سیکنڈ تھاٹ دے گا یا دینی چاہیے مرزا صاحب آپ کو, جو بابر ہمیں کپتان کی صورت میں کپتانی کریں ہماری ٹیم کی؟ دیکھیں عمران, بابر اعظم کو کپتان تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنایا, اس کے فیصلے بڑے انوکھے اور نرالے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد احسان مانی نے اپنے بائیں جانب سرفراز احمد کو بٹھا کر کہا تھا یہی ہمارے کپتان رہیں گے, اور کچھ دنوں کے بعد کپتان تبدیل کر دیا گیا. تو پاکستان کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے میری ذاتی رائے میں بہت جلدی بابر اعظم کے کاندھوں پر کپتانی کی ذمہ داریاں ڈال دی. وہ ایک بہت اچھے بیٹسمین ہیں, ان کو گروم کرتے, دنیا کے دیگر ممالک کی مثال لے لیں کہ وائس کیپٹن لگاتے ہیں, اسے گروم کرتے ہیں. بھارت کو دیکھیں, شیکھر دھون جو ہے وہ سری لنکا کے خلاف سیریز میں کپتانی کر رہے ہیں, ان کے علاوہ اجنکیا رہانے کپتانی کرتے ہیں. ہمارے یہاں گروم وروم نہیں کرتے, ہمارے یہاں بس جو اچھا لگا اسے کپتان بنا دیا, اور پھر اس پہ پریشر بھی اتنا ہے کہ اسے رنز بھی سکور کر دیں. آپ فیلڈ میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھیں کہ وہ کس طرح سے پریشان نظر آتا ہے, کوئی اسے بتانے والا نہیں ہے, باہر سے ڈوریاں کوئی اور ہلا رہا ہے. میرے خیال میں یہ بڑا غلط فیصلہ تھا بابر اعظم کو تبدیل کپتان کرنا بنانے کا. چاہیے یا برقرار رکھنا چاہیے T20 ورلڈ کپ تک آپ کے خیال میں؟ اب ان کے T20 ورلڈ کپ تو سر پر آ گیا عمران, اکتوبر میں ہے میرے خیال میں. ہاں ابھی وقت نہیں ہے, لیکن انہیں آئندہ اسے وائس کیپٹن بنا کر کسی کو کپتان. اوکے, اب ہم تھوڑا سا کرکٹ کی وہ تلخیوں سے ہٹ کے ایک سوال میرے مائنڈ میں آ رہا ہے. وہ چونکہ مانچسٹر میں ہو رہا ہے, اولڈ ٹریفرڈ کے اندر بڑے میچز اس گراؤنڈ نے ہوسٹ کیے ہیں, اور پاکستانیز انڈینز کی سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہاں رہتی ہے. آپ کو بھی یقینی طور پہ اتفاق ہوا ہوگا جانے کا. تو آج کا دن کرکٹ شائقین کے لیے, خاص طور پہ پاکستان کے کرکٹ شائقین کے لیے کیسا ہے؟ پاکستان ورسز انگلینڈ, اور عید کا دن ہے اور اولڈ ٹریفرڈ ہے. اور یہ وہی اولڈ ٹریفرڈ ہے جہاں آپ کو یاد ہوگا اب سے 2 برس قبل جب پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ہوا تھا ورلڈ کپ کے میچ میں, تو بھارت نے پاکستان کو ہرایا تھا, اور اس کا خمیازہ سرفراز احمد کو کپتانی کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا. یہاں تو بڑا ایٹماسفیئر ایسا ہوتا ہے عمران, میں تو کئی دفعہ گیا ہوں, اور اولڈ ٹریفرڈ مانچسٹر میں میچ کے بعد بھی جو ولزنو اسٹریٹ ہے, جو فوڈ اسٹریٹ ہے وہاں کی, وہاں پر بھی پاکستانی اور بھارتی پرچم لیے ہوئے گھومتے تھے. لیکن اب بھارت تو نہیں ہے, پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے, تو پاکستان کے سپورٹرز جائیں گے. بڑی تعداد میں لوگ پورے انگلینڈ سے آتے ہیں, لیڈز نزدیک ہے, وہاں سے برمنگم سے. ایٹماسفیئر بڑا الیکٹریفائنگ ہوگا, اور آج پاکستان کو جیتنا چاہیے. عید کا بھی دن ہے, اگر نہیں جیتے تو آپ نے ٹیلی ویژن پر کلپس دیکھے ہوں گے, لوگ کتنے ناراض ہوتے ہیں, اور وہ کہیں خودکشی نہ کر لے, لگتا یہی ہے, اپنا سر پیٹ رہے ہوتے ہیں. بالکل مرزا صاحب, جاتے جاتے چونکہ ہم ایک سوال انگلینڈ کی ٹیم کے حوالے سے بھی, اوبویسلی پہلے میچ میں جس طرح سے انہوں نے ہم پرفارم کیا, اس کے بعد پاکستانی ٹیم کے حوالے سے بھی اگینسٹ اس کے کرتے رہے. آپ کے نزدیک انگلینڈ کی ٹیم میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستانی ٹیم کے لیے ایک پلس پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے؟ کون سی ایسی خامیاں ہیں جس کو ہم کر سکتے ہیں آگے فردر؟ دیکھیں, خامیاں تو انگلینڈ میں اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی, کیونکہ پچھلے میچ میں ان کے سپنرز نے اچھا پرفارم کیا. تھوڑا سا ایک نظر آ رہا ہے لیک ان کی فاسٹ بولنگ کے شعبے میں, کہ ان کے فاسٹ بولر خاص طور پہ ٹام کرن کو کھلا رہے ہیں, یا کرس جارڈن, وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکے. لیکن ارملہ, انگلینڈ کی ٹیم اپنے آپ کو بلڈ کر رہی ہے. آپ دیکھیں اوین مارگن کو انہوں نے ریسٹ کرا دیا, دیگر پلیئرز کو آرام کرا رہے ہیں. ہم بلڈ نہیں کر رہے, ہم ایک سیٹ پیٹرن پر جا رہے ہیں.
मिसबाह उल हक कहते हैं बस यही 11 खेलेंगे, वही 11 खेलते हैं। इंग्लैंड का जो थोड़ा सा मुझे वीक लिंक नजर आ रहा है वो उनकी फास्ट बॉलिंग नजर आ रही है, क्योंकि जब वो बॉलिंग करते हैं और बाबर आजम और रिजवान जिस तरह से उनकी पिटाई इब्तिदा में करते हैं, तो उससे लगता है यही कि इंग्लैंड को सोचना पड़ेगा कि आज अपनी फास्ट बॉलिंग में शायद कुछ थोड़ा बहुत चेंज करें। ठीक है, तो आपकी प्रेडिक्शन क्या है सीरीज को लेकर और मैच को लेकर फाइनली? देखिए इमरान, T20 3 घंटे की एक फिल्म है और 3 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन आप उसके नतीजे के बारे में कुछ नहीं कह सकते। एक भी अच्छा ओवर और एक भी ओवर जिसमें छक्के चौके लग जाए, एक ओवर जिसमें 2-3 विकेटें मिल जाए, तो उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी कौन जीत सकता है? पाकिस्तान मेरे ख्याल में इंग्लैंड फेवरेट है। अगर मैं लेकिन फिर हमारा रिकॉर्ड ना लगाएगा अगर इंग्लैंड हार जाए। नहीं बिल्कुल, दिल हमारा जो है वो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन स्टैट्स और उससे आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड फेवरेट है। लेट्स सी मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच कम वक्त के अंदर हमारे सामने अपना तज्जिया रखने के लिए और मुफस्सिल तज्जिया रखने के लिए। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिंदगी नहीं बदलेगी, जज्बात नहीं बदलेंगे, हालात नहीं बदलेंगे और हम मैच जीत जाएंगे। और वैसे जो जितनी भी जिन्होंने कहते हैं फेमस मीम्स, वो जितनी भी आती हैं वो इंग्लैंड से आती हैं यूजुअली, चाहे मोमिन की ये मीम है या वो सारिम की मीम है, तो मीम्स बड़ी आज की मीम देखेंगे क्या होगी, पॉजिटिव मीम चाहिए। पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए, सीरीज जीतनी चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तान में पाए जाने वाले पिंक सॉल्ट की। हमने कुछ दिन पहले उसके फवाइद का जिक्र आपके सामने किया था, तो हमने कहा कि इसको ज़रा और डिटेल में इस पे बात कर लेते हैं। चूँकि खाने में इस्तेमाल होने वाला जो आम सफ़ेद नमक है, उसे कहा जाता है कि गैर महफूज है और गैर महफूज तरीके से साफ़ किया जाता है और हम तक पहुँचाया जाता है। आम सफ़ेद नमक में सिर्फ आयोडीन पाया जाता है और इसमें सोडियम की मिकदार भी एज़ पर रिसर्च ज़्यादा होती है। लेकिन इसके बरक्स अगर पाकिस्तान में पाए जाने वाले हम हिमालयन पिंक सॉल्ट की बात करें तो उस दिन भी जैसे जिक्र हुआ था 84 फायदेमंद मिनरल्स इसके अंदर शामिल होते हैं और दुनिया के तमाम तर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान से बरामद शुदा हिमालयन पिंक सॉल्ट ही इस्तेमाल किया जाता है। और आज हम बात करेंगे कोविड के बाद जैसे दुनिया भर में लोगों ने फल, जैतून और कलौंजी का इस्तेमाल बढ़ा दिया, वैसे ही पाकिस्तानी पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल भी पूरी दुनिया में हो रहा है। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो खुद की पैदावार जो पिंक सॉल्ट है उसके होने के बावजूद पाकिस्तानी सफ़ेद नमक क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे पिंक सॉल्ट की अफादियत के हवाले से और क्या इसका फ़ायदा होता है। इस पर हमें ज्वाइन किया है न्यूट्रिशनिस्ट हैं जवेरिया महमूद, उनको वेलकम करेंगे। शुक्रिया जवेरिया एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। अच्छा जवेरिया, पिंक सॉल्ट के हवाले से अब ऑब्वियसली हमारे यहाँ तो नॉर्मली आम प्रैक्टिस यही है कि हम सफ़ेद नमक का इस्तेमाल करते हैं। अब पिंक सॉल्ट का अब दुनिया भर में इस्तेमाल को इनकरेज किया जा रहा है, तो दोनों में ज़रा डिफरेंस समझा दें हमारे देखने वाले। बेसिकली देयर द थ्री लीडिंग वाइट पॉइजन्स, जिसमें सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और फिर सफ़ेद आटे का इस्तेमाल। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप ज़िंदगी से जब निकालते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से, मुतअद्दिद बीमारियों से आप बचते हैं। और जहाँ पे देखें बीमारी है वहाँ पे सेहत है, और सेहत है तो शिफा है। और ये तब तक मुमकिन पॉसिबल नहीं है जब तक हमारे जो ईटिंग पैटर्न्स हैं और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि आपने खाना किस ऑयल में बनाया, आपने नमक कौन सा इस्तेमाल किया है, आपकी बॉडी के जो मिनरल्स हैं, नमकियात हैं, क्या वो पूरे हो रहे हैं, क्या आप अप टू मार्क हैं नहीं है। अब ये तमाम वो चीज़ें हैं कहने को बहुत ये माइन्यूट सी छोटी सी है, पर पाकिस्तान जैसी कंट्री में हमें इस टॉपिक के हवाले से लोगों को ख़ास आम, गरीब व अमीर, हर इंसान के लिए यहाँ पे एक अवेयरनेस का पॉइंट है कि ट्राई टू यूज़ पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, पत्थर का नमक, क्योंकि उसमें मौजूद आपको कैल्शियम, उसमें कैल्शियम, उसके अलावा आपको डिफरेंट जो माइक्रो मिनरल्स हैं उसमें मौजूद होते हैं। और जब आप अपने खाने उसमें बनाते हैं या फिर आप इवन सिंपल अपनी जो ग़िज़ाई नमकियात को पूरा करने के लिए उसका किसी भी तरह से यूज़ करते हैं और स्पेसिफिकली मौसम बरसात में, तो उसके बेहद फ़वाइद। अच्छा, उमूमी तौर पे डॉक्टर्स तो नमक से ही मना करते हैं, हमने देखा है खास तौर पे जो डायबिटिक लोग होते हैं या जिनको ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं उनको तो डॉक्टर नमक से ही मना कर देते हैं कि आप नमक ना ही लें। लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पे पिंक सॉल्ट की अफादियत की बात करें तो क्या पिंक सॉल्ट इस सूरत में उन डैमेजेस को कम करता है या होने ही नहीं देता जो वाइट सॉल्ट से होता है? देखिए, अल्लाह ताला ने हमें हर किस्म के फल, सब्जियां और नमकियात से नवाजा है और हमारे पास तमाम फूड जो मतलब फूड ग्रुप्स तमाम मौजूद हैं। और जब भी हम फूड ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं तो नमक का इस्तेमाल आपके जहाँ पे स्कंजबीन में हो रहा होता है, नमकियात पूरा करने में हो रहा होता है, वहीं पे हमारा जो है इसका जो राइट अमाउंट में राइट यूजेज है फॉर द
मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी, मीन टू से दैट अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसके लिए सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है. अब सोडियम तो आप नट्स से भी ले रहे हैं, सी फूड से भी ले रहे हैं. सोडियम आपका जो है वो मीट में, बड़े गोश्त, छोटे गोश्त, उसमें भी आपको सोडियम आ रहा है. इवन जो जितनी भी आपकी चिकनाई है उसमें भी कुछ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद हैं जो कि सोडियम का बायस बनते हैं, जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं. तो स्पेसिफिकली जब हम मतलब तमाम उन लोगों की बात करते हैं जो कि किसी सर्टन प्रॉब्लम में है, जिन्होंने एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफीज करवा चुके हैं या फिर उसके बाद कोई स्टंट डलवा चुके हैं, हार्ट की डिजीज़ में हैं या फिर हाइपरटेंसिव हैं, तो उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाती है. पर हम चीनी और नमक को हम इसको छोड़ नहीं सकते. चीनी का इस्तेमाल करना तो आप गुड़, शक्कर, उसके अलावा हनी का इस्तेमाल ऑल्टरनेटिव पे, और राइट मोलेसिस, मतलब राइट वे पे, राइट डायरेक्शन में, राइट टाइम पर यूज इसका, ये बहुत जरूरी है. अच्छा जवेरिया, पिंक सॉल्ट के हवाले से हम बात करें तो बेसिकली इसमें कौन कौन से मिनरल्स दुनिया भर में इनकरेज किया जाता है कि आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें, और पाकिस्तान में चूंकि खुद इसकी पैदावार है, लेकिन हमारे यहाँ नॉर्मली में आयोडीन वाले नमक की यूजेज की ज्यादा प्रैक्टिस है, तो इसकी अफादियत क्या है और इसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं पिंक सॉल्ट? जी, पिंक सॉल्ट में बहुत से माइक्रो मिनरल्स मतलब मौजूद होते हैं. नेचुरली जब भी हम मिनरलाइजेशन पे बात करते हैं तो ये इसका खाने में लगाने में अपने हर तरह से, मतलब इट हैज़ अ मल्टीपल यूजेस. पर यहाँ पे अक्सर औकात लोगों के इल्म में नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, या इनको जैसे हम नॉर्मली आजकल क्योंकि मौसम बरसात है और नमकियात की कमी है और तबीयत ख़राब रहती, डायरियल पेशेंट्स और भी कई चीज़ें, ऐसी तमाम चीज़ें, तो जो नमक है वो आपका ब्लड प्रेशर जो है उसको माइन्यूट रखता है और उसके साथ साथ नॉर्मलाइज रखता है. आपकी बॉडी में जो पीएच लेवल है, क्योंकि एक बॉडी जिसका पीएच लेवल बेस्ट होता है वो एक बेस्ट बॉडी होती है. एक मुझे बताइए, तो ये पीएच को भी न्यूट्रलाइज करता है. एक वक्त में हम, मुझे याद है 1 या 2 रुपए का एक पैकेट नमक का मिलता था शुरू में पहले, फिर हमने टीवी पे ऐड देखना शुरू किए आयोडीन के हवाले से, और मुझे याद है उसमें खवातीन को फीचर किया जाता था कि तुम में तो आयोडीन की कमी है, तुम्हें थायराइड के प्रॉब्लम हो रहे हैं, और फिर हमने उसको मार्केट किया कि हम आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करें. अब हम इसको भी डिस्करेज करें कि शायद आयोडीन वाला नमक भी, क्या ये सिर्फ रिसर्च इवॉल्व हुई है, उसमें बेहतरी हुई है, हमने उससे सीखा है, या फिर ये पहले हमारे इल्म में ही नहीं था? इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये तमाम चीज़ें बहुत पहले से मौजूद है हमारे पास, और पाकिस्तान एक जहाँ ज़रूरी मुल्क है वहाँ पे हमारे पास ख्योड़ा माइंस भी मौजूद है, जिसमें जहाँ से अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है तो पिंक सॉल्ट भी है, पत्थर वाला नमक भी है. और उसी को जब देखिए, प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड रॉ चीज़ों में डिफरेंस है. वाइट सॉल्ट जो होता है वो प्रोसेस्ड होता है. हम वी आर बैक इनटू अवर दैट टाइम, दैट एजेस जहाँ पे हम नेचुरली ग्रो किए, जहाँ से हमने फाइबर्स ऐड किए, प्लांट्स ऐड किए, फिर उसके बाद हमने मतलब वाइट सॉल्ट, आपको पता है वाइट जैसे सफ़ेद चीनी है या फिर सफ़ेद नमक है, ये दिल की सेहत के लिए, ये बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, और इसके इतने मतलब इतने ज़्यादा इसके नुकसानात हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि व्हेन यू आर इन द कार्डियक अरेस्ट, और फिर आपको फिर अगर कोई चीज़ हो जाए तो उसके बाद उसको सही करना, तो मतलब चाहे हो चाहे तो हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर. ठीक हो गया. अच्छा जवेरिया, जाते जाते हमारे देखने वालों को चूंकि ईद भी आ रही है, फिर अभी हमने बहुत सारे लवाजमात और वो चीज़ें खानी है, तो किस तरह से हमें अपने आप को बैलेंस डाइट लेकर, और कोविड के रेफरेंस से भी बता दीजिएगा, विल इट हेल्प कोविड? जी देखिए, देसी मुर्गी की यखनी या उसके अलावा आप जो भी आप कुर्बानी का गोश्त बनाते हैं तो कोशिश कीजिए उसमें शोरबा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि जितना कम शोरबा होता है उतनी ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस होते हैं. गोश्त का सब्जियों के साथ, आप जो गोश्त है वो सब्जियों के साथ बनाएं, और कोशिश करें कि आपका जो मील है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइम टोटली मीट वेस्ट ना हो. यानी सारा पहले वक्त भी गोश्त नहीं खाना, आपने दालें, सब्जियाँ, उसके साथ आप अपना जो कहवा इस्तेमाल कीजिए. और कोविड से बचने के लिए, और साथ ही साथ क्योंकि मौसम बरसात है और इस तरह के जो डायरियल पेशेंट्स हैं, जो वॉमिट है, स्टमक अपसेट है, तो इन तमाम चीज़ों में जो ये मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स जो आपने अपने पूरे करने हैं, इसमें आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया. वैसे जब ये बात करी तो मेरे जहन में कुर्बानी का खुसूसी भुना गोश्त आ रहा था, हम कैसे उसको छोड़ेंगे? बहुत दिन आएगा. डॉक्टर साहिबा, इनसे जवेरिया साहिबा से माजरत के साथ, हम कम से कम पहले दिन तो मैं इस पे अमल नहीं करने जा रहा, लेकिन आप कर लें. अच्छा, हौसला कीजिए. हाँ, हौसला शो पे वापस भी आ जाए. अच्छा जनाब, पिंक सॉल्ट के हवाले से जवेरिया महमूद हमारे साथ मौजूद थी. पिंक सॉल्ट की अफादियत के हवाले से बता रही थी. नॉर्मली हमारे यहाँ घरों में प्रैक्टिस है कि आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम सफेद नमक कहते हैं, या वो खुला छोटे वाला. एग्जैक्टली. लेकिन आप अगर पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को अवॉइड भी कर सकते हो. एक नेचुरल चीज़ है, उसको अगर आप करेंगे तो इसको इनकरेज करने की जरूरत है. इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए एक्सप्रेसो.
बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और कुछ बात करेंगे मौसम की। तो मौसम ने और अंगड़ाई ली है। हाँ, अब कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है और लाहौर में भी इस वक्त मौसलाधार बारिश हो रही है। अच्छा, ये हमारा इस सेगमेंट खास तौर पे रखने का एक मकसद ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने चूंकि आउटडोर कुर्बानियां करनी है और कुछ लोग जानवर आउटडोर लाके बांध देते हैं, इस हवाले से हमने कहा जरा पूछ लें कि मौसम कैसा होने जा रहा है। तो सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन करें जी, आप महकमा मौसमियात से हैं, डायरेक्टर हैं, और पूछ लेते हैं कि वो क्या प्रेडिक्शंस हमारे सामने रखें। सरदार साहब, एक तो ये कि मौसम आज तो चले हम देख ही रहे हैं कि ज़्यादातर जो है वो बारिश हो रही है बहुत सी जगहों पे, लेकिन मुस्तकबिल के बारे में खास तौर पे जो ईद के 2-3 दिन है इसमें क्या प्रेडिक्शंस रहने वाली हैं? क्या बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है लाहौर, कराची और इस्लामाबाद वगैरह में? जी, कराची और सिंध में तो इतनी नहीं है, ईद के दिन यहाँ पर ठीक है, कोई ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, जेलम, गुजरांवाला, इन सब एरियाज़ में जैसे कि आज पिछले 2-3 दिन से चल रहा है स्पेल, लाहौर में तो शायद कल ही हुई है, और बाकी ऊपर इस्लामाबाद और केपी के नॉर्दर्न एरियाज़ में, जीबी में तो ये स्पेल चलता रहेगा जी, पूरे ईद के 2-3 दिन है। तो लाहौर वालों की और बाकी सब उन एरियाज़ में, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा और आगे बक्कर, मियांवाली, इन सब एरियाज़ में बारिश है ईद के दिनों में भी। ईद के दिनों में भी है। ज़्यादा है या नॉर्मल है? बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मॉडरेट, और किसी जगह में एट टाइम्स किसी वक्त हैवी स्पेल हो सकता है, लेकिन जनरली मॉडरेट स्पेल है। सही हो गया। सरफराज साहब, चूँकि अभी हमने देखे ईद की छुट्टियां हैं, तो इसमें जिस तरह से आप कह रहे बारिश है नॉर्दर्न एरियाज़ की साइड पर, वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो क्या सिचुएशन रहने वाली है ओवरऑल वेदर की, और वहाँ पर अगर ज़्यादा बारिशें हैं या ज़्यादा कुछ इस तरह के मसाइल हैं तो आपके तो लैंडस्लाइडिंग एग्जैक्टली, तो ये लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। जी देखिए, ये पहले भी हमारे डिपार्टमेंट ने, इस्लामाबाद ऑफिस ने एडवाइजरी या अलर्ट एक इशू किया था कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ में ये मुसलसल हेवी स्पेल है, पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ख़ासकर मलाकंड और सवात, और फिर केपी के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, कागान, नारान, उन सब एरियाज़ में अच्छी बारिश हो रही है और किसी वक्त बहुत तेज़ स्पेल होता है। तो ज़ाहिर है लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा रहता है, जो आपके बिल्कुल शुमाली इलाका जाता है वहाँ पर मतलब जो परसिस्टेंट हैवी स्पेल होता है उसके नतीजे में लैंड स्लाइडिंग का खदशा तो रहता है। मतलब आप कह रहे हैं कि लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, तो इस हवाले से अपना प्लान आप तरतीब दें कि बारिश हो भी सकती है। ठीक है, वंस अगेन मेरा एक क्वेश्चन हमेशा होता है और वो अर्बन फ्लडिंग को लेकर होता है। वैसे तो आपने बताया कि नॉर्मल बारिश रहने वाली है, लेकिन चूंकि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है शहरों का, आपको मालूम है, नाले चौक हुए में, चाहे लाहौर है, कराची है, रावलपिंडी है, तो ये मसला हो ही जाता है। तो इस वक्त आपके महकमा मौसमियात की कोऑर्डिनेशन क्या है दीगर महकमों के साथ इसको लेकर? क्या आप लोगों ने अलर्ट कर दिया है दीगर महकमों को, और खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल मुतवक्किल तो नहीं है? जी देखिए, जो बड़े शहरों में जैसे आपने खुद जिक्र किया, उसमें जो हैवी स्पेल होता है जैसे रावलपिंडी और खासकर पेशावर, और नीचे फिर आप आ जाएं तो लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, इन इलाकों में हैवी स्पेल भी मुतवक्किल है, जैसे हो चुका है ऑलरेडी। सर इस्लामाबाद में कल बहुत हैवी बारिश हुई जी, और अलर्ट 3-4 दिन पहले इशू कर दिया गया था, एक तरह से वार्निंग थी, अलर्ट थी, उसमें फ्लडिंग का भी जिक्र था, इन सारे मेन शहरों का एक शहर का नाम मेंशन करके जिक्र किया गया था। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया। और ईद पर बारिशें होने वाली हैं, लेकिन फिर भी एहतियात करनी है, क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल। अच्छा, एक छोटी सी मैसेज में दे दूं, ये जो लैंड स्लाइडिंग और पानी आ रहा होता है ना पहाड़ों से, कुछ लोग एडवेंचर के चक्कर में गाड़ियां घुसा देते हैं। नेवर डू दैट। आपको लग भी रहा है कि गाड़ी गुजर जाएगी, खास तौर पे जब फैमिली साथ हैं, तो प्लीज उसमें जरूर मोहतात रहें, ये बहुत जरूरी है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें शो का इख्तिताम करना है, और जाते जाते मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बेताज बादशाह ब्रूस ली की बात की जाए तो आज उनकी 48वीं बरसी मनाई जा रही है। ब्रूस ली का असल नाम ली इन फिन था, ताहम फिल्मी दुनिया में वो ब्रूस ली के नाम से जाने गए, और ब्रूस ली ने फिल्मी दुनिया में हांगकांग का मार्शल आर्ट जो है मुतारिफ करवाया। उन्होंने कई हॉलीवुड की फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखाए। बड़ी छोटी सी उम्र में बहुत मकबूल हुए ब्रूस ली ने। हिदायतकारी, अदाकारी, मार्शल आर्ट्स में अपनी सलाहियतों का दुनिया भर में, जैसा कि आपने बताया, लोहा मनवाया, और बेताज बादशाह थे। कुछ फिल्मों की अगर उनमें बात करें तो एंटर द ड्रैगन, फिस्ट ऑफ फ्यूरी, और कई बहुत जिसे कहते हैं ना शोरा आफाक उनकी फिल्में थी, और फिर बच्चे बड़ी उस टाइम के और फिर उसके बाद भी आने वाले बड़ा कॉपी करते थे इनको। तो हम अगर कहें कि हाँ, वन ऑफ इट्स ओन काइंड आर्टिस्ट थे, और बड़ी छोटी सी उम्र में वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन यकीनी तौर पे बहुत बड़ा नाम कमाया और दुनिया आज भी उनको याद करती है।
तो ये हम कुछ ब्रूस ली के बारे में बात करें तो गेटिंग बैक टू दैट बारिश वाला जो एक सिनेरियो था, मैं कह रहा था कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एहतियात कीजिए और ईद के ऊपर जब कुर्बानी करें उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त फनी वीडियो सामने आ रही हैं, जानवर अटैक कर देते हैं, तो उसमें भी एहतियात बहुत ज़रूरी है, उस पर भी आप मोहतात रहिए और अच्छी सी खुशी सी ईद गुजारिए। इन एडवांस आपको ईद विश करेंगे, ईद मुबारक कहेंगे और इंशाल्लाह आपसे हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में मुलाकात होगी एक्सप्रेस न्यूज़ की। और हम आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, ईद अच्छे से मनानी है, लेकिन आपने साथ ये ध्यान जरूर रखना है कि कोविड है तो एहतियात भी लाजमी करनी है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और कम खाइएगा प्लीज।